नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अधीर रंजन चौधरी, बंगाल से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता। उनकी मुलाकात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उसके बाद से ही अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सुर्खियों में आ जाती है। अब वजह एक है क्योंकि इस वक्त पश्चिमी बंगाल में चुनावी माहौल है, चुनावी राजनीति जो है वो सरगर्मियां जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी दोनों एक तरीके से आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि आपने देखा होगा अमित शाह भी पश्चिमी बंगाल पहुंचे हुए हैं और उन्होंने ममता बनर्जी के तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बच रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है उस रणनीति का एक हिस्सा यह है कि वो ममता बनर्जी को सीधे टारगेट नहीं करके ममता बनर्जी की जो कार्यशैली है या टीएमसी को टारगेट करेगी। और यही एक वजह थी कि जंगल राज के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाजंगल राज की बात की पश्चिमी बंगाल में। अब ठीक ऐसे ही अमित शाह जो है वो वहां पे पहुंचे हुए हैं, तो अमित शाह को लेकर टीएमसी ने जो पलटवार किया वो था दुशासन के लिए। तो दुशासन वाला वो किस्सा और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पश्चिमी बंगाल में अगर आप देखोगे तो पश्चिमी बंगाल में 2019 का लोकसभा चुनाव मतुआ समुदाय को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा वादा किया गया कि वो उनको नागरिकता देने का काम करेगा। और यही एक वजह थी कि पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सीटें मिलती है। लेकिन उसके बाद में वो प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला जाता है और 2022 तक आते आते भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में एक तरीके से आकलन ये था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी और ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर कर देगी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुई। तो कारण जो है वो आपको साफ तौर से समझ में आएगा। एक, जिस तरीके से पश्चिमी बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हुई, और दूसरा जिसमें मतवा समुदाय की नाराजगी, या फिर हम ये कहें कि पश्चिमी बंगाल में रहना है तो टीएमसी टीएमसी कहना ही पड़ेगा। और ये एक जो है वो बड़ा फैक्टर माना जाता है टीएमसी का। तो टीएमसी को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती है तो वो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अगर कोई नेता, और आपने देखा होगा अधीर रंजन चौधरी 2022 के विधानसभा चुनाव में, उससे पहले लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और कई बार विवादों में भी रहे हैं। लेकिन जब पश्चिमी बंगाल की राजनीति की हम बात करते हैं तो पश्चिमी बंगाल में टीएमसी के ऊपर लगातार एक हम कह सकते हैं कि बड़े ही तेज तरार हमले अगर किसी ने अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोले हैं तो वो उसमें एक ही नाम आता है, वो है अधीर रंजन चौधरी। यहां तक कि कार्यकर्ताओं की हत्या तक के आरोप जो है वो टीएमसी के ऊपर लगा चुके हैं अधीर रंजन चौधरी। उसके बाद 2024 में क्या हुआ, क्योंकि 2022 में अगर आप देखोगे तो 2022 में जहां कांग्रेस पार्टी की रणनीति ये थी कि टीएमसी के साथ गठबंधन किया जाए, जबकि अधीर रंजन चौधरी ये चाहते थे कि जो वामपंथी पार्टियां हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी का जो है वो समझौता होना चाहिए, गठबंधन होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ये प्रयास करती रही कि अधीर रंजन चौधरी टीएमसी के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर थोड़े सॉफ्ट हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया और किसी कारण से वो गठबंधन भी नहीं हुआ। टीएमसी ने सरकार भी बना ली और उसके बाद में जो हुआ आपने देखा, एनडीए गठबंधन का भले ही टीएमसी हिस्सा हो, लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी से उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन इसी बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर की सीट से चुनाव लड़ना था और टीएमसी ने चुनावी मैदान में उतारा क्रिकेटर यूसुफ पठान को। बहरामपुर की सीट अधीर रंजन चौधरी हार जाते हैं और उसके बाद ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाशिए पर डाल दिए जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में पहले उनसे, आपको पता होगा, लोकसभा चुनाव से पहले अध्यक्ष का पद छीना गया और उसके बाद में एक तरीके से हाशिए पर डाल दिया। और उसके बाद से अधीर रंजन चौधरी भी चाहते हैं कि अब जैसे जैसे पश्चिमी बंगाल में राजनीति एक बार फिर जो है वो जोरों शोरों से है, चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें अपने आप को वापस से साबित करें। अब होगा या नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी का डिसीजन क्या होगा ये तो कांग्रेस पार्टी ने तय करना है, लेकिन इतना जरूर तय है कि अधीर रंजन चौधरी एक बार फिर सक्रिय हो गए। और इस बार, हालांकि कहते हैं ना कि मुलाकात जो है वो किसी और वजह से हुई, लेकिन उसका आकलन जो है वो अलग तरीके से किया जा रहा है।
तो अधीर रंजन चौधरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का मुख्य कारण था जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उसकी घटनाएं जो है वो सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि इस वक्त घुसपैठिया जो है वो इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे बढ़कर अगर आप देखोगे तो टीएमसी को घेरते हुए नजर आती है। तो घुसपैठिया बाहर निकालो, और इसी चक्कर में देश भर में एक अभियान चला रखा है एसआईआर के बहाने। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर, तो ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी है जो बांग्लादेशी है लेकिन उनको जो है वो डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है। तो ये घटनाएं कुछ राज्यों से आई है और इसी को लेकर अधीर रंजन चौधरी की मुलाकात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लेकिन फिर भी कहते हैं कि कंगाली में जब आटा गिला, जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो तो फिर राजनीति में जो है वो इसी तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं अधीर रंजन की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से हाशिए पर डाल दिए गए हैं। और कांग्रेस पार्टी में इस वक्त क्या चल रहा है, जब से कांग्रेस पार्टी बिहार का चुनाव हारी है उसके बाद से, तो बिहार के चुनाव के बाद से कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी टूट की तरफ जो है वो इशारा पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा होगा। अब इसमें आप देखिए दिग्विजय सिंह का, तो दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट को हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, लेकिन उसके बाद में अब कुछ चीजें जो है वो निकल कर आ रही है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फोटो डाली थी, उस फोटो के पीछे की जो अगर कहानी है तो उसमें कांग्रेस पार्टी के सेंट्रलाइज्ड होने का इशारा जो है वो साफ तौर से देखा जा सकता है। और इस वक्त जो निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि केसी वेणुगोपाल, तो केसी वेणुगोपाल से कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता जो है वो नाराज चल रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह की मुलाकात होती है मल्लिकार्जुन खड़गे से, और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जब दिग्विजय सिंह की मुलाकात होती है तो उसके बाद में यही मुद्दा जो है वो वापस आता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे संगठन से मुकाबला करने के लिए जब तक कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत नहीं करेगी तब तक वो किस तरीके से उससे चुनाव लड़ सकती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी का संगठन कैसे मजबूत हो। तो कांग्रेस पार्टी के इस संगठन को लेकर और केसी वेणुगोपाल को लेकर उदयपुर के मंथन शिविर में, जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और इसमें भी जो है ये बात दोबारा उठी कि उदयपुर मंथन शिविर में एक मसौदा पास हुआ था जिसके तहत एआईसीसी का गठन करना था और जितने भी जो अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करनी थी और उसके बाद में टिकट वितरण में जिला अध्यक्षों की राय जो है वो इंपॉर्टेंट थी। लेकिन बिहार चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से बिहार के जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता था उनको तक दरकिनार कर दिया। और कृष्णा अलावरू जो तेलंगाना की राजनीति से भी नहीं आते, हम कहें कि एक अराजनीतिक व्यक्ति अगर बिहार में यह तय करता है कि टिकट किसको देना है और उसमें से भी एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दे जिस व्यक्ति की कांग्रेस पार्टी में कोई पहचान नहीं हो, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में उसका नाम जो है वो अचानक से निकल कर आता है और फिर उसका टिकट जो है वो वापस कर दिया जाता है। तो ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति है। और कांग्रेस पार्टी जहां संगठन के स्तर पर देखो तो आप देखिए किस तरीके से यूथ कांग्रेस का जो है वो भट्टा बिठा रखा है। और दूसरा, हरियाणा के हार के चुनाव के बाद में भी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी उसमें भी यही तय हुआ था कि कांग्रेस पार्टी को अब संगठन स्तर पर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करनी है। लेकिन सवाल यह है कि उस हार के बाद अब तक जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कितना जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की। तो इस वक्त दिग्विजय सिंह ने इशारा जो है वो साफ तौर से हम कहें कि केसी वेणुगोपाल के बाहर नहीं सही, लेकिन इशारा साफ तौर से राहुल गांधी की तरफ था कि राहुल गांधी जो भी कुछ फैसले ले रहे हैं वो फैसले लगातार गलत साबित हो रहे हैं, तो अब राहुल गांधी को अपना फैसला बदलना होगा। लेकिन वो मीटिंग जो अभी हुई थी, उस मीटिंग का मेन जो एजेंडा था वो ये था कि पूरे देश भर में जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदला गया है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी 5 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले ही, क्योंकि इससे पहले बिहार चुनाव के हार के कारणों की जो समीक्षा हुई थी उसमें भी ठीक ऐसे ही अगर आप देखोगे तो केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी की जो फैसले थे उन फैसलों के विरोध में एक आवाज उठी थी, लेकिन उस वक्त व्यक्ति का नाम था मुकुल वासनिक। लेकिन चूंकि वो पार्टी की मीटिंग थी तो सार्वजनिक तौर से वो सारी चीजें निकल कर नहीं आई। लेकिन दिग्विजय सिंह ने ये सारी बातें जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जाहिर की, तो ये सीधे तौर पर जो है वो सार्वजनिक हो गई। और कांग्रेस पार्टी का जो मेन जो एजेंडा था जिसमें मनरेगा को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन करने थे
वो थोड़ा सा उससे जो है वो बोना हो गया और एक राजनीतिक गलियारों में नए चर्चा का विषय खड़ा हो गया, और वो था G23 की तरह जिस तरीके से दिग्विजय सिंह, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं है कि G23 ने राहुल गांधी की जो फैसले थे उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। वो तो राहुल गांधी हमेशा से जिस तरीके से शकील अहमद कहते हैं कि अगर उनको किसी को जी कहना पड़े तो वो उससे अनकंफर्ट फील करते हैं, और यही स्थिति राहुल गांधी की अभी भी है। तो राहुल गांधी में मल्लिकार्जुन खड़गे अगर इस पूरी मीटिंग को देखें, डिकोड करने की कोशिश करें, तो मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह की जो बात होती है तो उसके भी सेंटर में जो है वो एक ही व्यक्ति का नाम आता है, केसी वेणुगोपाल। तो आप समझ सकते हैं कि केसी वेणुगोपाल इस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। और जहां कांग्रेस पार्टी में बदलाव की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी का जो बदलाव है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मीटिंग में ही चर्चाओं का विषय रहता है। उसके बाहर अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरीके का बदलाव जो है वो किसी भी स्तर पर दिखाई नहीं देता है, चाहे वो जिला स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो। और ये हमने जो है वो बहुत बार देखा है। ताजा उदाहरण आप देख लीजिए कर्नाटका का। कर्नाटक में जो भी कुछ चल रहा है, खबर यह है कि वापस से डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की जो है वो एक तरीके से गोलबंदी शुरू है दिल्ली में, 2 दिन से वापस सक्रिय है। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस हाईकमान इस पूरे मसले को जो है वो हल करने में अब तक नाकामयाब दिखाई दिया है, या हम कहें कि अभी तक प्रयास भी नहीं किया कि दोनों नेताओं को एक साथ बिठाकर कांग्रेस पार्टी का हाईकमान कोई मीटिंग कर सके और किसी नतीजे पर पहुंच सके। तो ऐसी स्थिति में अगर अधीर रंजन चौधरी, भले ही मुद्दा कोई भी हो, और ऐसे समय में जब पश्चिमी बंगाल में चुनाव जो है वो आने वाले हैं और उस स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है, तो फिर राजनीतिक गलियारों में इस तरीके की चर्चाएं होना आम है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो सबको पता है, और कांग्रेस पार्टी का वजूद पश्चिमी बंगाल में क्या है। और कांग्रेस पार्टी अब भी जो है वो यही चाहेगी कि वो टीएमसी के साथ जाए, वामपंथी जो पार्टी है उसके साथ ना जाए। लेकिन अधीर रंजन चौधरी पहले भी जो है वो कांग्रेस में रहते हुए, जिस वक्त कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि टीएमसी के साथ समझौता हो, तब भी वो लगातार ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर थे। और उनका एक ही मुद्दा हुआ करता था कि लगातार टीएमसी के शासन में जो गैर टीएमसी वोटर्स है उनके घरों को जलाया जाता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती है, किसी के जो है वो हाथ पैर काट दिए जाते हैं, बम फोड़े जाते हैं, और कईयों को जो है वो बूथ तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। और इस डर की वजह से जो वोटर है वो घरों से बाहर निकलकर वोट देने की जो है वो हिम्मत भी नहीं दिखा पाते। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।